आहान की ऐसी हालात देख सब लोग घबरा गए थे। अंश जल्दी से डॉक्टर को बुलाने चला गया और बाकी सब लोग अंदर आ गए। निधि बुरी तरह से रो रही थी। उसका पूरा ध्यान आहान के ऊपर ही था। उसे ऐसे निधि को ऐसा लग रहा था मानो उसकी सांसें ही रुकने वाली हो। तब तक डॉक्टर की टीम भागते हुए आहान के कमरे में आ गई थी। डॉक्टर ने सबको देखते हुए कहा, सब लोग बाहर जाओ प्लीज। उन्होंने निधि को देखते हुए भी कहा, आप भी बाहर जाए मैडम प्लीज, हमें उनका ट्रीटमेंट करना है। निधि ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और रोते हुए बोली, नहीं मैं मेरे सडू छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर थोड़ा तेज आवाज में बोले, मैडम प्लीज समझने की कोशिश करें, यह वक्त बहस करने का नहीं है, आप प्लीज बाहर जाइए। नैना जी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कमरे से बाहर लेकर चली गई। निधि बाहर आकर बुरी तरह से रो रही थी। पलक उसके बालों को सहलाते हुए बोली, चुप हो जाइए दी, उन्हें कुछ नहीं होगा, देखना वह आपके सडू है ना, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मल्होत्रा मेंशन परी और आदित्य अपने कमरे में थे। इस वक्त आर्या आराम से सो रही थी। आदित्य ने परी को बाहों में जकड़ कर रखा हुआ था और परी उससे छूटने की कोशिश में लगी हुई थी। आदित्य ने उसके गर्दन को प्यार से चूमते हुए कहा, क्या सोच रही हो? परी आप भरते हुए बोली, आप प्लीज रुक जाए। उसकी बात सुनकर आदित्य ने उसके पेट को हाथ रखा और उसे धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, क्यों कुछ हो रहा है क्या? परी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, आप जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं ना? आदित्य ने अपना सर उठाकर उसे देखा और कहा, कुछ दिन रुक जाओ फिर नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आदित्य की बात सुनकर परी ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक दिया और शर्माने लगी। तभी आदित्य का फोन रिंग होने लगा, जिसे देख उसने अपने जेब से फोन निकाला और देखा तो उस पर रोनित का नाम शो हो रहा था। जिसे देख आदित्य ने एक नज़र परी को देखा और उसे ठीक से बेड पर बैठा कर जल्दी से बेड से उठ गया और बालकनी में चला गया और फोन पर कान पर लगा दिया। दूसरी तरफ से रोनित की घबराई हुई आवाज आई, भाई आहान की तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। उसकी बात सुनकर आदित्य भी घबरा गया और जल्दी से फोन को जेब में डालकर कमरे में आया और परी को देखते हुए बोला, अपना और प्रिंसेस का ध्यान रखना, मैं ईशा और नीयू को कमरे में भेजता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगा। जिसे देख परी घबराते हुए बोली, क्या हुआ, आप ऐसे कहा जा रहे हैं? आदित्य ने उसे एक नज़र देखा और कहा, थोड़ा काम है अभी आया। इतना कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर चला गया। नीचे नियति और ईशा अंश के कमरे में बैठे हुए थे। तभी शांति काकी ने आकर ईशा से कहा, आपको बड़ी बहू के कमरे में जाने के लिए कहा है आदि बाबा ने। ईशा ने अपना सर हिलाया और अपनी जगह से उठ गई। उसके साथ नियति भी अपनी जगह से उठ गई और उसके साथ जाने लगी। तभी नियति को निशांत की आवाज आई, जिसे सुनकर नियति अपनी जगह पर रुक गई। वही निशा ने एक नज़र नियति को देखा और वहां से परी के कमरे में चली गई। नियति ने गहरी सांस ली और निशांत की तरफ देखा। निशांत के मुंह पर लगा खून सूख चुका था और उसके चेहरे पर लाल पर्पल रंग निशान बने हुए थे। उसे ऐसे देख नियति एकदम से घबरा गई और उसके पास जाते हुए बोली, ये आपको क्या हो गया, और ये मुंह पर खून, आप ठीक तो हो ना? निशांत ने उसे देखा और बोला, ये तुम्हारे सो कॉल्ड भाई ने किया है। निशांत की बात सुनकर नियति ने हैरानी से कहा, पर क्यों? नियति की बात सुनकर निशांत चुप रहा और उसे देखते हुए बोला, मेरे साथ चलो नीयू। नियति ने उसे देखते हुए परेशानी से कहा, कहाँ पर जाना है और क्यों जाना है? निशांत ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोला, सबसे दूर जहां हम दोनों के सिवा कोई नहीं होगा। निशांत की बात सुनकर नियति हैरान रह गई और उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, पर ऐसे कैसे, आहान भाई हॉस्पिटल में है और मैं अब उन्हें देखे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। नियति की ऐसी बात सुनकर निशांत को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने नियति के गर्दन को पीछे से पकड़ा और उसका चेहरा अपने सामने करते हुए गुस्से से बोला, तो तुम तुम्हारे उस भाई के लिए है मेरे साथ आने के लिए मना कर रही हो? क्या भूल गई कि तुम मुझसे प्यार करती हो? बस यही तक था तुम्हारा प्यार? नियति को नहीं लगता कि निशांत कुछ ऐसा करेगा। जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गई और उसके हाथ को पकड़ते हुए गुस्से से अपने नम आंखों से बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है, निश्चोड़ दीजिए। उसकी बात सुनकर निशांत बोला, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? नियति उसकी बात सुनकर अपने गर्दन को नामे हिलाते हुए बोली, अब तो बिल्कुल नहीं आऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना कहकर उसने निशांत के हाथ को झटक दिया, लेकिन निशांत ने उसके हाथ को जोर से पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, ठीक है फिर तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? इतना कहकर उसने नियति को खींचकर उसके पीठ को अपने सीने से लगा लिया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके मुंह पर बांध दिया। उसकी हरकत देख नियति और ज्यादा घबरा गई। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन निशांत के रुमाल रखने के कारण वह चिल्ला नहीं पा रही थी। निशांत ने उसे अपने गोद में उठा लिया और वहां से निकल गया। वह छुपते छुपाते हुए नियति को वहां से ले जा रहा था। उसने सब गार्ड को चकमा दिया और मेंशन के बाहर निकल गया। उसने नियति को अपनी गाड़ी में डाल दिया और तेजी से वहां से चला गया। नियति बस अपनी हैरानी भरी आंखों से उसे देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वह इंसान था जिससे उसने प्यार किया था। परी का कमरा। ईशा परी के कमरे में आई और उसे देखने लगी, जो परेशानी से सामने देख रही थी। जिसे देख ईशा उसके पास जाते हुए बोली, क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो है? आपके चेहरे पर इतनी ज्यादा परेशानी, और भाई कहाँ चले गए? परी ने उसे देखा और बोली, पता नहीं क्या हो गया है, उन्हें फोन आया था, फोन पर बातें करते हुए वो वहां से चले गए, लेकिन बहुत परेशान लग रहे थे। वहां भाई ठीक तो होंगे ना? तुम प्लीज अंश को फोन करके पूछो ना। ईशा ने अपनी गर्दन हिलाई और जल्दी से अंश को फोन कर दिया। दूसरी तरफ अंश हॉस्पिटल में परेशान सा पड़ा था। तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने जब फोन उठाकर देखा तो ईशा का फोन देखकर जल्दी से कान पर लगा दिया।
दूसरी तरफ से ईशा की धीरे से आवाज आई, क्या हुआ जीजू, ठीक तो है? अंश ने अपनी आंखें बंद कर दी और उसके बातों का जवाब देते हुए बोला, उसकी हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अंश आगे कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि उसका गला रूंध गया था। ईशा उसकी बात सुनकर समझ गई थी कि जरूर कुछ बड़ी बात हुई है, वरना अंश का रोना। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, क्या मैं हॉस्पिटल आ जाऊं? अंश ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बोला, लेकिन भाभी के पास। ईशा परी को देखा और कहा, नियति है ना उनके पास, मैं गार्ड के साथ आ जाती हूँ हॉस्पिटल। निधि कैसी है? अंश ने एक नज़र निधि को देखा और कहा, उनकी हालात बहुत खराब है। ईशा अपनी जगह से उठ गई और बोली, ठीक है, मैं आती हूँ हॉस्पिटल। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और परी की तरफ देखा और कहा, भाभी मैं न्यू को आपके पास भेज देती हूँ, आप अपना ख्याल रखिए। परी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? ईशा ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और कहा, हाँ भाभी सब ठीक है, मैं बस अभी आई। इतना कहकर वह तेजी से कमरे से बाहर निकाल गई। परी ने उसे जाते हुए देखते हुए अपने मन में कहा, जरूर कुछ बड़ी बात है, वरना वह भी ऐसे ही गए और अब ईशा भी, कोई ठीक से कुछ बता भी नहीं रहा है। ईशा नीचे आई और हॉल में नियति को देखने लगी, पर नियति वहां पर नहीं थी, जिसे देख उसने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। ईशा ने अपना सर हिलाया और मेंशन के बाहर चली गई। उसने बाहर खड़े वॉचमैन को देखते हुए पूछा, क्या नियति घर से बाहर गई है? उस वॉचमैन ने अपने गर्दन को ना हिलाते हुए कहा, नहीं मैडम, घर से बाहर तो कोई नहीं निकला। उसकी बात सुनकर ईशा हैरान रह गई और जल्दी से नियति को फोन करने लगी, पर नियति का फोन अंश के रूम में ही बज रहा था, जिसे सुनकर वो अंश के रूम की तरफ चली गई। लेकिन नियति वहां पर भी नहीं थी। अब ईशा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसने अपने मन में कहा, ये लड़की कहाँ चली गई? उसका दिमाग अचानक से ठनका और वह बोली, निशांत भाई वह आए थे, क्या वो उनके साथ कहीं पर गई है क्या? लेकिन अब मैं घर से बाहर कैसे निकालूं? दूसरी तरफ अमेरिका, सुबह का वक्त, अमेरिका के पोश इलाकों से एक इलाका, जहां पर एक बड़ा सा बंगला था। इसके आसपास की जगह पर जो बंगले थे वह छोटे छोटे थे। उस पूरे इलाके में वह एक ही बंगला ऐसा था जो सबसे बड़ा था। इस बंगले के हॉल में इस वक्त सोफे पर आदिल शान से बैठा हुआ था और उसके पास कविता बैठी हुई थी। तभी एक गार्ड वहां पर भागते हुए आया और आदिल को देखते हुए बोला, बॉस, काम हो चुका है। लड़की की जगह किंग कोबरा हॉस्पिटल बेड पर है और अभी अभी ताज़ा खबर मिली है कि उसकी हालात बहुत ज़्यादा खराब है, उसके बचने के चांसेस ना के बराबर है। यह न्यूज़ सुनकर कविता और आदित्य चेहरे पर बड़ी से मुस्कान आ गई। आदिल ने कविता के कमर पर हाथ रखा और उस गार्ड को देखते हुए बोला, ठीक है, अब ये बात पूरी दुनिया को भी तो पता चलना चाहिए, जाओ जो कहा है वह करो। गार्ड उसकी बात सुनकर वहां से चला गया। कविता ने खुश होकर कहा, अच्छा हुआ, तड़प तड़प कर मरेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा साथ इस काम में किसने दिया? आदिल ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, बेबी तू इतनी फिक्र क्यों करती हो? वैसे तुम्हें एक बात बता देता हूँ, इसमें मेरी मदद ईशान और हमारे बेटे ने की है। कविता ने आदिल को देखते हुए कहा, तुम कब उसे यहाँ पर बुला रहे हो? मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। आदिल ने अपना सर हिलाया और कहा, जब तक मल्होत्रा फैमिली बर्बाद नहीं होती मैं उसे यहाँ नहीं लाऊंगा। कविता ने अपना सर हिलाया और वहां पर बैठकर अपने नेल्स को देखने लगी। तभी आदिल के पास उसका सेक्रेटरी आया और अपना सर झुकाते हुए बोला, सर आपसे मिलने कोई आया है। आदिल ने अपना सर हिलाया और उसे अंदर आने का इशारा किया, जिसे देख एक आदमी अंदर आया और आदिल के सामने बैठ गया। उसका चेहरा इस वक्त मार्क्स से कवर था, लेकिन वह दिखने में अमेरिकन ही लग रहा था। उसने आदिल को देखते हुए कहा, तो कैसे हो तुम ग? वो आगे कुछ बोलता है उससे पहले ही आदिल ने उसके सामने गन रख दी और कहा, हिम्मत भी मत करना नाम लेने की। उसकी बात सुनकर वह आदमी चुप रह गया और बोला, कब तक अपनी पहचान छुपा के रखोगे? आदिल बेहद बेदर्दी से मुस्कुराया और बोला, जब तक मल्होत्रा फैमिली बर्बाद नहीं हो जाती। तो कौन है अब यह आदिल जो मल्होत्रा फैमिली को बर्बाद करने पर उतर गया है? नियति गाड़ी में हाथ पैर चला रही थी, पर निशांत ने उसे इग्नोर किया और तेजी से गाड़ी भगते हुए वहां से जाने लगा। वह नियति को लेकर सीधा ओजस के घर पर चला गया। इस वक्त लक्ष्य हॉल में बैठा हुआ था और उसी का इंतजार कर रहा था। जब घर की डोर बेल बजी उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही उसके सामने निशांत नियति को कंधे पर उठाकर खड़ा था, जिसे देख उसने निशांत घूरते हुए कहा, निश ये सब क्या है और तुमने नियति को ऐसे ही उठाकर रखा है? निशांत ने लक्ष्य को देखा और कहा, चल जल्दी, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना है, जल्दी से हेलीकॉप्टर की अरेंजमेंट करो, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी। उसकी बात सुनकर लक्ष्य ने उसे हैरानी से देखा और कहा, ये तुम क्या कह रहे हो निशांत, तुम इसे ऐसे क्यों लेकर जा रहे हो, ये तो बताओ। निशांत ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम्हें जितना कहा है उतना करो, बाद में सब कुछ बता दूंगा। लक्ष्य अपना सर हिला दिया और फिर जल्दी से अंदर चला गया। वहीं निशांत ने नियति को ले जाकर हॉल के सोफे पर बैठा दिया और उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। नियति अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। निशांत ने उसके पैरों पर अपना हाथ रखा और उसे देखते हुए बोला, सॉरी नीयू, लेकिन मुझे ये करना होगा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। नियति ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपना मुंह फेर लिया। उसे ऐसे देख निशांत को बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने इग्नोर किया और उसके हाथ और मुंह को खोल दिया। फिर उसे देखते हुए बोला, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाता हूँ। इतना कहकर निशांत वहां से किचन की तरफ चला गया। उसके जाते ही नियति जल्दी से अपनी जगह से उठ गई और भागते हुए घर से बाहर चली गई। उसने आगे जाकर एक पेड़ का सहारा लिया और वहीं पर छुप गई। वो ओजस के घर पर पहली बार आई थी,
इसलिए उसे वहां के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वह वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी। रात का समय था, इसलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, जिसका हल्का हल्का उजाला सब तरफ बिखरा हुआ था। नियति जल्दी से छुपते हुए वहां से निकलने लगी, तभी उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया और नियति का सर उसके सीने से टकरा गया। नियति ने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई, क्योंकि सामने निशांत गुस्से से खड़ा था, जो लाल आंखों से उसे देख रहा था। नियति ने उसे देखा और कहा, क्यों ऐसा कर रहे हो निश, तुम मेरे साथ प्लीज मुझे जाने दो। निशांत ने उसकी बाह को कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम क्यों ऐसा कर रही हो नीयू, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर क्यों तुम मुझे छोड़कर जाने की कोशिश कर रही हो। उसकी बात सुनकर नियति ने उसे गुस्से से धक्का दे दिया। उसके धक्का देने से निशांत कुछ दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंशन, ईशा बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे नियति कहीं पर भी नहीं मिल रही थी, जिसे देख वो जल्दी से घर से बाहर चली गई और बाहर खड़े गार्ड को देखते हुए बोली, नियति कहीं पर भी नहीं मिल रही है, प्लीज तुम सब लोग उसे ढूंढो। ईशा की इतना कहते ही वहां पर खड़े सभी गार्ड चारों तरफ फैल गए और नियति को ढूंढने लगे, पर नियति उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रही थी, जिसे देख गार्ड ने ईशा को देखते हुए कहा, मैम आपको सर को इन्फॉर्म करना चाहिए। ईशा उसकी बात सुनकर घबरा गई। उसने घबराते हुए अंश को फोन कर दिया। दूसरी तरफ से फोन ओजस में उठा लिया था। उसके फोन उठाते ही निशा घबराए हुए रोते हुए बोली, अंश नियति कहीं पर भी नहीं मिल रही थी, वह निशांत भाई आए थे तब से वह गायब है, प्लीज उसे ढूंढिए। मैंने पूरा मेंशन देख लिया पर वह कहीं पर भी नहीं मिल रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ईशा की बात सुनकर ओजस एकदम से हैरान रह गया। उसने ईशा से कहा, ईशू तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ और प्लीज इस बारे में अंश को कुछ मत बताना, वह पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान है, मैं नियति को ढूंढ लूंगा। ओजस की बात सुनकर ईशा और जोर जोर से रोने लगी और बोली, प्लीज ओजस भाई नियति को ढूंढ लीजिए, अंश उसे मेरे भरोसे छोड़कर गया था और पता नहीं वह कहां पर चली गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओजस ने उसे शांत किया और फिर फोन रख दिया। उसने अंश का फोन रोनित के हाथ में देते हुए कहा, यह अंश का फोन ले लो, यहाँ पर टेबल पर रखकर चला गया था। रोनित ने उसके चेहरे को देखा और उसे देखते हुए पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है ना, तुम इतने परेशान क्यों हो। ओजस ने उसे एक नज़र देखा और उसे साइड में ले जाते हुए सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद रोनित का गुस्सा हाई लेवल पर आ गया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और गुस्से से बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इतना कहकर उसने वंश का फोन पलक के हाथ में देते हुए कहा, ये फोन पकड़ लो और हाँ भाभी का ख्याल रखना। इतना का कहकर वो ओजस के साथ वहां से चला गया। पलक बस उसे जाते हुए देखती रह गई। वो रोनित से पूछना चाहती थी वो लोग कहाँ जा रहे हैं, पर रोनित इतने जल्दी वहां से निकल गया कि उसे कुछ पूछने का समय ही नहीं मिला। वीआईपी वार्ड के अंदर आहान बेड पर बेसुध सा लेटा हुआ था। डॉक्टर की टीम उसे चेक कर रही थी। अचानक आहान ने अपनी आंखें खोल दी, जिसे देख डॉक्टर भी शॉक हो गए और आहान को देखने लगे। आहान ने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा और डॉक्टर को देखते हुए बोला, अंश को अंदर बुलाओ, पर मुझे आया है ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आहान की बात सुनकर डॉक्टर आहान से कुछ पूछना चाहता था, पर आहान की ठंडी घूरती हुई नजर अपने ऊपर पाकर वो चुप ही रहा और जल्दी से बाहर चला गया। अंश वही आदित्य के पास खड़ा था, जिसे देख डॉक्टर ने उसे अंदर आने का इशारा किया। डॉक्टर को बाहर आता देख सब लोग डॉक्टर के पास आकर खड़े हो गए, पर डॉक्टर बिना कुछ कहे अंदर चला गया। अंश जल्दी से वार्ड के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर आया, आहान को होश में आया देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो जल्दी से आहान के पास चला गया। आहान ने उसे देखा और अपने पास आने का इशारा किया, जिसे देख जल्दी से उसके पास चला गया और उसे देखते हुए गुस्से से बोला, कैसा है तू। आहान ने उसके बात को इग्नोर किया और अपनी कर्कश आवाज में बोला, मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना। अंश ने अपना सर हिला दिया, जिसे देख अहन ने उसे आगे बताते हुए कहा, बाहर किसी को भी मेरे होश में आने के बारे में पता नहीं चलेगा सिवाय आदि भाई और रोनित के। अन उसकी बात सुनकर बोला, और भाभी, वो बहुत रो रही है। आहान ने उसे देखा और कहा, उसे मैं देख लूंगा, तुम बस अब मैं जो कहूंगा उसे ध्यान से सुन। इतना कहकर अहन ने डॉक्टर को बाहर जाने का इशारा किया और फिर अंश मुंह देखते हुए कुछ बताने लगा, जिसे सुनने के बाद अंश ने अपना सर हिलाया और कहा, ठीक है सब हो जाएगा, तू बस अपना ध्यान रख। आहान ने अपना सर हिलाया और कहा, स्वीटी पाई को अंदर भेज। अंश ने सर हिलाया और बाहर चला गया। उसके बाहर आते ही सब लोग उसे देखने लगे, जिसे देख अंश ने अपना सर झुका लिया और धीरे से निधि से बोला, भाभी जाओ आप आहान के पास। अंश के इतना कहते ही निधि जल्दी से अंदर चली गई। कुलदीप जी ने अंश को देखा तो उसने कहा, अब ठीक है, वो पर होश नहीं आया अभी तक। कुलदीप जी ने अपना सर हिला दिया और वहीं पर बैठ गए। अंश ने आदित्य को इशारे से अपने साथ चलने के लिए कहा, जिसे देख आदित्य उसके साथ बाहर चला गया। बाहर आकर उसने आदित्य को वो सब कुछ बता दिया जो उसे आहान ने बताया था। सब सुनने के बाद आदित्य बोला, मैंने पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, बस एक बार उसका फोन आ जाए तो कंफर्म भी हो जाऊंगा। अंश ने सर हिलाया और कहा, अब सबको घर भेजना होगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। आदित्य ने कहा, मैं वो सब देखता हूँ, तुम जाकर पहले रॉकी से मिल लो। अंश ने अपना सर हिला दिया और वह वहां से चला गया। उसके जाते ही आदित्य अंदर आया और सबको घर जाने के लिए कहा, लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं था, जिसे देख आदित्य ने सबको गुस्से से देखते हुए कहा, अब सब लोग अस्पताल में रहेंगे तो कैसे चलेगा, वहां पर परी भी अकेली है, अगर आप लोग यहाँ रुकना चाहते हैं तो मैं घर चला जाता हूँ, आपका यहाँ पर रुकना जरूरी है ना। आदित्य को गुस्सा करता देख सब लोग वहां से घर के लिए निकल गए। आदित्य ने पलक को देखा और कहा, तुम कुछ देर यहीं पर रुक जाओ, बाद में चली जाना।
पलक ने अपना सर हिला दिया और वहीं पर बैठ गई, जिसे देख आदित्य भी उसके पास बैठ गया। निधि कमरे के अंदर आई और आहान को देखने लगी, जो बेड पर फिर से अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था, जिसे देख निधि उसके पास जाकर बैठ गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आप कब उठेंगे? आपको ऐसे देख मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सडू, प्लीज जल्दी से उठ जाइए। निधि के ऐसे कहने पर आहान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख निधि उदास हो गई और फिर उसने आहान के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसका हाथ कसकर पकड़कर वहीं पर बैठ गई। निधि के बैठते ही आंख लग गई थी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा रोई थी, जिस कारण उसे सर दर्द हो रहा था और उसी के कारण उसकी आंख लग गई थी। जब निधि एकदम से गहरी नींद सो गई तो आहान ने अपनी आंखें खोल दी और उसके बालों को सहलाते हुए उसे देखने लगा और बोला, बस कुछ दिन और स्वीटी पाए। इतना कहकर वो उसने निधि के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और बेड पर उठकर बैठ गया। वो बेड से नीचे उतरा और उसने निधि को गोद में उठाया और बेड पर एक साइड लेटा दिया। उसने निधि को एक नज़र देखा और उसके पेंट के जेब में से उसका फोन निकालकर किसी को फोन किया। थोड़ी देर बाद एक आदमी खिड़की से कूदकर कमरे के अंदर आया और आहान के हाथ में एक बैग देकर चला गया। आहान ने एक नज़र निधि को देखा और जल्दी से बाथरूम में चला गया। दूसरी तरफ एयरपोर्ट, एक लड़की बहुत एटीट्यूड के साथ चलते हुए एयरपोर्ट के बाहर आ रही थी। उसने मिनी ड्रेस पहनी हुई थी, आंखों पर ग्लासेस और खुले बाल, एक हाथ में छोटा सा पर्स लिए वो बहुत शान से चलते हुए आगे जा रही थी। दिखने में वो बहुत एलिगेंट लग रही थी। उसके पीछे ही एक गार्ड हाथ में उसकी बैग लिए आ रहा था। वो लड़की जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर आई, उसके सामने एक लड़का आकर खड़ा हो गया और उसे अपडेट देते हुए बोला, देहरादून के एम हॉस्पिटल में इस वक्त बेहोशी की हालत में है। उस लड़की ने उसकी बात सुनकर डेविल हंसी हंसी और बोली, गुड मॉर्निंग के लिए मीटिंग फिक्स करो। इस वक्त ओजस और रोनित गाड़ी में थे। रोनित बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसका अंदाजा ओजस को लग चुका था, क्योंकि रोनित के चेहरे पर सिलवटें पड़ी हुई थी। रोनित ने ओजस को देखा और गुस्से से बोला, इतनी स्लो कार चलाओगे तो हम कल सुबह तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर तुमसे ड्राइविंग नहीं हो रही है तो वहां से उठ जाओ, मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा। उसकी बात सुनकर ओजस बोला, ये हमारे नियमों के खिलाफ है, हम तेज गाड़ी रास्ते पर नहीं चला सकते। उसकी बात सुनकर रोनित ने उसे गुस्से से देखा और उसके गर्दन को पकड़ते हुए बोला, यहाँ मैं तेरा लेक्चर सुनने नहीं बैठा हूँ, वहाँ मेरी बहन की जान खतरे में है और तुम्हें तुम्हारे नियम दिख रहे हैं। उसे इतना ज्यादा गुस्से में देख एक पल के लिए ओजस भी डर गया। उसने तेजी से कार चलाते हुए कहा, ठीक है बाबा, रिलैक्स हो जाओ, मैं चला रहा हूँ तेज गाड़ी। इतना कहकर उसने गाड़ी को तेजी से भगाया। कुछ ही देर में वो लोग उसके बंगले के बाहर खड़े थे। वहीं पेड़ के नीचे खड़े निशांत और नियति के कान जब किसी की गाड़ी रुकने की आवाज आई तो उन दोनों ने पीछे की तरफ पलट कर देखा, जहां पर गाड़ी से ओजस और रोनित बाहर निकल रहे थे, जिसे देख निशांत ने उन्हें देखते हुए कहा, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो इतना सोच ही रहा था कि तभी नियति जोर से रोनित को आवाज लगाते हुए बोली, रोनी भाई। नियति की हरकत देख निशांत के कान खड़े हो गए और उसने जल्दी से नियति के मुंह पर हाथ रख दिया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोनित और ओजस ने उसकी आवाज सुन ली थी, जिसे सुनकर रोनित यहाँ वहां देखने लगा। वही ओजस का भी यही हाल था। दोनों ही अपने नजरें चारों तरफ घुमा रहे थे, पर अब उन्हें कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, जिसे सुनकर रोनित गुस्से से बोला, वह यहीं कहीं पर है, ढूंढो उसे जल्दी। तुम्हारे गार्ड्स कहाँ है? ओजस ने अपना सर हिलाया और कहा, मुझे गार्ड्स की क्या जरूरत है? रोनित ने उसे घूर कर देखा और जल्दी से अपनी जेब से फोन निकालकर गार्ड्स को बुला लिया। गार्ड्स जो रोनित के पीछे आ रहे थे, वह जल्दी ही ओजस के बंगले के गार्डन में छानबीन करने लगे। लेकिन इस वक्त उन्हें निशांत और नियति कहीं भी नहीं मिल रहे थे, जिसे देख रोनित और ओजस तेजी से बंगले के अंदर चले गए। वहीं दूसरी तरफ निशांत नियति को लेकर ओजस के बंगले के पीछे की तरफ चला गया था, जहां लक्ष्य गाड़ी लेकर खड़ा था। जब निशांत ने नियति को चिल्लाते हुए देख लिया था, तभी उसने लक्ष्य को फोन करके बता दिया था, इसलिए लक्ष्य बंगले के पीछे गाड़ी लेकर खड़ा हो गया था। निशांत ने जल्दी से नियति को गाड़ी में बैठा दिया और उनकी गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। नियति ने गुस्से से निशांत को देखा और बोला, तुम करना क्या चाहते हो नीश? क्यों ऐसा कर रहे हो? देखो ये सब करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुमसे नफरत करूं? क्यों हमारे अच्छे रिश्तों को बदनाम कर रहे हो तुम नीश? निशांत ने उसे देखा और बोला, मुझे पता है न्यू कि तुम्हारे भाई कैसे हैं। वह तुम्हें कभी मेरे साथ आने नहीं देंगे और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरा पहला और आखिर प्यार हो। तुम्हारे बिना मैं जीने का सोच नहीं सकता, इसलिए तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर नियति बोली, आप ऐसा करके क्या हासिल करना चाहते हैं? आपसे सच में गुस्सा हो जाऊंगी। क्यों ऐसा कर रहे हैं? छोड़े मुझे, मुझे आहान भाई को देखने जाना है। उसकी बात सुनकर निशांत हंसते हुए बोला, तो तुम्हें तुम्हारे भाई की याद आ ही गई। आखिर तुम चाहती क्या हो नीयू? क्यों ऐसा कर रही हो मेरे साथ? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तुम तो आने से मना कर रही हो। नियति ने उसे गुस्से से देखा और बोली, मुझे तो लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है, आप पागल बनते जा रहे हैं। कहीं आपको भाई के एक्सीडेंट का सदमा तो नहीं लग गया है? नियति की बात सुनकर निशांत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वह गुस्सा से गजरते हुए बोला, देख न्यू, मैं शांति से कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लो वरना मैं फिर अपने पर आ जाऊंगा। नियति ने उसे इग्नोर किया और वैसे ही बैठी रही। उसे कुछ भी करके वहां से निकलना था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह निशांत के साथ ऐसे चली जाए। ऐसा नहीं था कि वह उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन वह इस वक्त फैमिली को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए अपने मन में सोचा, भाई आप कहाँ पर है? प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे नहीं जाना है यहाँ से, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। नियति और निशांत लक्ष्य इस वक्त एक जगह पर पहुंच गए थे।
लक्ष्य ने निशांत का हेलीकॉप्टर वहां पर बुला लिया था और अब वो लोग उसमें बैठकर वहां से जा रहे थे। निशांत ने नियति का हाथ पकड़ा और उसे हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाने लगा। तभी वहां पर बहुत सारी गाड़ियां आकर रुक गई और उनमें से आगे के कार का दरवाजा खुला और एक लड़का बड़े ही एटीट्यूड से गाड़ी से बाहर निकाल। उसे देख निशांत, लक्ष्य के साथ नियति की भी आंखें छोटी हो गई। उस लड़के ने हुड्डी पहनी हुई थी और उसका चेहरा ढका हुआ था। वो एटीट्यूड से आकर निशांत के सामने खड़ा हो गया। आज निशांत अपनी आंखें छोटी करके उस हुड्डी पहने इंसान को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रात के अंधेरे में उस हुड्डी वाले आदमी का ना तो चेहरा ठीक से दिख रहा था और ना ही उसके चाल ढाल से पता लग रहा था कि वह इंसान है कौन। नियति घबराई हुई उस इंसान को देख रही थी। उसने निशांत का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था क्योंकि अब नियति उस काले घने अंधेरे में सुनसान जगह पर निशांत के ही सहारे थी। निशांत ने भी नियति को अपने बाहों में जकड़ लिया और गुस्से से हुड्डी पहने उस इंसान को देखने लगा। वो आदमी उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे देख निशांत गुस्से से बोला, कौन हो तुम और यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? निशांत की बात सुनकर उस हुड्डी वाले इंसान के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई। वो अपने दोनों हाथ पेंट के जेब में डालकर आगे आया और निशांत के सामने खड़ा हो गया और उसे गर्दन टेढ़ी करके देखने लगा। लक्ष्य, निशांत और नियति उस इंसान की हरकत देख रहे थे। उन तीनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे हुड्डी पहना लड़के इंसान ने निशांत के मुंह पर जोरदार गुस्सा मारा। उसका गुस्सा इतनी जोर का था कि निशांत के पकड़ नीति के ऊपर से छूट गई और वह पीछे की तरफ चला गया। पहले से ही उसका चेहरा आहान के पीटने से बिगड़ गया था और अब फिर से मुंह पर घुसा पड़ने के बाद निशांत एकदम से लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ चला गया। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों से उसे हुड्डी पहने इंसान को देखने की कोशिश करने लगा, पर अफसोस अंधेरा इतना था कि वह ठीक से उसे देख नहीं पा रहा था। निशांत के ऐसे पीछे जाते ही नियति भी घबरा गई। उसने जल्दी से निशांत को जाकर पकड़ लिया। वही निशांत को ऐसे देख लक्ष्य जल्दी से आगे गया और उस हुड्डी पहने वाले इंसान को गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की? इतना कहकर उसने अपना हाथ उसे मारने के लिए उठाया ही था कि सामने खड़े आदमी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे एक तरफ करते हुए बोला, तू बीच में मत आ वरना बेवजह पिट जाएगा। उसकी आवाज बहुत सख्त और दमदार थी, जिसे पहचानने की कोशिश वह तीनों भी कर रहे थे, लेकिन उनकी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी। उस लड़के ने आगे बढ़कर नियति का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी की तरफ ले जाते हुए बोला, आइंदा से अपनी नजरें उठाकर अगर इसे देखने की कोशिश की तो ये तुम्हारी आंखें कुछ देखने लायक नहीं बचेगी। नियति को अपने आप से दूर जाता देख निशांत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने अपने जेब से गन निकालकर उस हुड्डी वाले इंसान की तरफ करते हुए बोला, नियति को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। उसका इतना कहना था कि तभी वहां पर और एक गाड़ी आकर रुक गई, जिसे देख निशांत का ध्यान उस तरफ चला गया। उस गाड़ी में से अंश बाहर आया और गुस्से से निशांत की तरफ बढ़ गया, जिसे देख नियति एकदम से घबरा गई। अंश ने जाकर निशांत के चेहरे पर जोरदार तमाचा मार दिया, जिससे निशांत एकदम से नीचे गिर गया। अंश आग बबूला हो रहा था। उसका जिस्म गुस्से के कारण आग की तरह तप रहा था। उसे निशांत के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने हरकतें ऐसी की थी। उसे ऐसे देख नियति ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लिया और अंश की तरफ भागते हुए गई। वो अंश और निशांत के बीच में जाकर खड़ी हो गई और रोते हुए बोली, भाई प्लीज मत मारिए उन्हें, मैं मानती हूँ उनसे गलती हो गई है, लेकिन प्लीज भाई उन्हें कुछ भी मत करिए। अंश ने उसे गुस्से से देखा और कहा, न्यू साइट हो जा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज मैं इस आदमी की चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें यहाँ से किडनैप करके ले जाने की? क्या तुम अपनी मर्जी से इसके साथ जा रही थी? अंश की बात सुनकर नियति बहुत ज्यादा घबरा गई और घबराते हुए बोली, नहीं भाई मैं अपने मर्जी से नहीं आई थी, लेकिन प्लीज आप हुए कुछ भी मत करिए। वह तो बस मुझे यहाँ से ले जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था आप कभी मुझे उनके साथ जाने नहीं देंगे। प्लीज भाई उन्हें माफ कर दीजिए। अंश ने नियति को गुस्से से देखा और कहा, जाकर गाड़ी में बैठो न्यू। नियति ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और बोली, आप उन्हें कुछ नहीं करेंगे है ना भाई? अंश ने अपना मुंह फेर लिया और निशांत को और एक घुसा मारते हुए बोला, आज मैं इस इंसान की जान ले लूंगा। इसके कारण आज ना जाने कितनी सारी जिंदगी बर्बाद होने जा रही थी। यह आया ही यहाँ पर क्यों है? जब से हमारी जिंदगी में आया है तब से हमारी जिंदगी में जैसे ग्रहण सा लग गया है। इसके कारण मेरा दोस्त आज हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ा है। खुद के बहन का सुहाग उजाड़ने पर तुला है। क्या आदमी है ये, भाई कहलाने के लायक नहीं है। अंश की बात सुनकर निशांत हंसते हुए बोला, मैं भाई कहलाने के लायक नहीं हूँ तो तुम क्या हो? तुम भी तो वही कर रहे हो। अंश ने जब निशांत की बात सुनी तो उसने निशांत को घूरते हुए कहा, तुम्हारी नीयू से शादी हुई नहीं है जो मैंने उसका सुहाग उजाड़ दिया है। अगर वह बीच में नहीं आती ना तो अब तक तुम मर चुके होते। निशांत ने अंश को देखा और कहा, मैं तुम्हें अब भी कह रहा हूँ अंश, मुझे नियति को दे दो, मैं उससे प्यार करता हूँ और मुझे वह चाहिए। उसकी बात सुनकर वहां पर एक गरजती हुई आवाज आई, वो कोई चीज नहीं है जो तुम्हें दे दूं और हमें तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो अपने बहन को खुश नहीं रख सकता है वह हमारी बहन को क्या खुश रखेगा? इतना कहकर हुंडी वाले आदमी ने नियति को देखते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बैठा दिया और वहां से चला गया। अंश ने 2-3 और घुसे निशांत के मुंह पर मारे और वहां से चला गया। निशांत जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसने जाते हुए नियति, अंश और हुड्डी वाले इंसान को देखा और कहा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो गुस्से से उठा और जाकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया। लक्ष्य उसके पीछे पीछे चला गया। कुछ ही देर में वह हेलीकॉप्टर वहां से आसमान में उड़ गया। दूसरी तरफ अंश, नीति और हुड्डी वाला आदमी इस वक्त अंश के घर पर थे। अंश ने नियति को देखते हुए कहा, यहाँ से हिलना भी मत,
अगर तुम यहाँ से कहीं पर गई तो भूल जाना कि तुम्हारा एक भाई है। इतना कहकर अंश घर से बाहर निकल गया। इस वक्त अमित जी और आरती जी घर में सो रहे थे, उन्हें इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। नियति बेड पर पेट के बल लेट गई और रोते हुए बोली, कहा था ना मैंने आपसे, ऐसा मत करिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखा क्या हो गया, अब आपके साथ साथ मुझे भी उतनी ही तकलीफ होगी। नीचे अंश जाकर गाड़ी में बैठ गया और अपने पास बैठे इंसान को देखते हुए बोला, तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला आहान? आहान ने उसे मिस्टीरियस स्माइल दी और बताने लगा। फ्लैशबैक। जब आहान कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया था, कपड़े देखते समय उसे कब्जों में रखा हुआ फोन मिला था, जिस पर इस वक्त कहीं की लोकेशन दिखाई जा रही थी, जिसे देख आहान की आंखें छोटी हो गई। तभी उसका फोन रिंग होने लगा। उसने जल्दी से फोन उठाकर कान पर लगा दिया तो दूसरी तरफ से उसे आवाज आई, बॉस, नियति मैडम का किडनैप हो गया है और ये सब निशांत शर्मा ने किया है। वो इस वक्त नियति मैडम को लेकर न्यूयॉर्क जाने की प्लानिंग कर रहा है। हमारे लिए कुछ ऑर्डर बॉस। आहान ने उसकी बात सुनी और गुस्से से अपनी हाथों की मुठ्ठियां बनाते हुए बोला, नो, मैं हैंडल कर लूंगा। आहान के इतना कहते ही सामने से आवाज आई, ओ बॉस। उसने जल्दी से बैग में रखे कपड़े पहन लिए और जिस खिड़की से वह आदमी आया था उसे खिड़की से कूदकर बाहर चला गया। उसके माथे पर इस वक्त बड़ी सी पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पैर पर भी कुछ बैंडेज लगे हुए थे। जख्मी हालत में भी वह इंसान इतना एक्टिव था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। वह तेजी से बाहर चला गया। बाहर एक ड्राइवर पहले से गाड़ी लेकर खड़ा था। आहान जाकर उसमें बैठ गया और ड्राइवर को देखते हुए बोला, तुम दूसरी गाड़ी की तरफ चले जाओ। इतना कहकर आहान तेजी से गाड़ी चलाता हुआ वहां से निकल गया। आहान ने उस फोन से अंश को फोन किया। इस वक्त अंश रॉकी से मिलने जा रहा था। जब उसके फोन पर अननोन नंबर शो हुआ तो उसने जल्दी से फोन उठा ली। दूसरी तरफ आहान ने अपने दमदार आवाज में कहा, जल्दी से लोकेशन भेज रहा हूं, उस जगह पर आ जा। फोन रखकर आहान ने जल्दी से उसे लोकेशन सेंड कर दी। वही अंश उसकी बात सुनकर हैरान हो गया, पर उसने ज्यादा सोचा नहीं और जल्दी से जिस लोकेशन पर आहान जा रहा था वही के लिए निकल गया। जब वो उस जगह पर पहुंचा, सामने का नजारा देख उसे समझते देर नहीं लगी कि वहां पर क्या हो रहा है। फ्लैशबैक एंड। अंश और आहान तेजी से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अब हल्का हल्का उजाला हो रहा था। रात बीत चुकी थी और सूरज चारों तरफ अपनी लालिमा बिखरते हुए आने वाले दिन की गवाही दे रहा था। आहान जल्दी से खिड़की से कूदकर अपने कमरे में चला गया। उसकी नज़र सबसे पहले निधि पर गई, जो आराम से बेड पर लेटी हुई थी। आहान ने उसे देखा और जल्दी से बाथरूम में जाकर चेंज करके उसके पास आकर लेट गया। उसने निधि को देखा और उसके माथे को कसकर चूमते हुए बोला, आज तुम्हारा फाइनल एग्जाम था स्वीटी पाई, क्या कर दिया तूने? निधि नींद में होने के कारण उसे आहान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आहान ने उसके कमर को पकड़ा और वैसे ही अपनी आंखें बंद कर दी। दूसरी तरफ रोनित और ओजस नियति को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे। आखिरकार रोनित ने परेशान होकर कहा, और इसका पता ऐसे लगाकर नहीं चलेगा। इतना कहकर उसने रॉकी को फोन कर दिया। दूसरी तरफ रॉकी अभी सोया हुआ था। उसका फोन रिंग होते ही वह झल्लाते हुए बोला, यार पूरी रात निकल गई, सो नहीं पाया, और अभी कौन आ गया? इतना कहकर उसने फोन को देखा। फोन पर रोनित का नाम फ्लैश होते देख उसने जल्दी से फोन उठा लिया और कान पर लगा दिया। उसके फोन उठाते ही रोनित ने परेशान होते हुए कहा, यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वह निशांत शर्मा, उसने नियति का किडनैप किया है। अगर अंश को पता चलाना तो वो उसे मार देगा। तुम जल्दी से उसका पता लगाओ ना यार। मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा। उसकी बात सुनकर रॉकी झल्लाते हुए बोला, क्या यार तुमने मुझे इस बात के लिए फोन किया था? मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ और नियति उसके घर पर है, अंश बॉस ने। और इतना बोलते हुए वो चुप हो गया और फिर आगे बोला, अंश बॉस ने बचा लिया है, इसलिए तुम जाओ और जाकर घर पर सो जाओ। रॉकी की बात सुनकर रोनित का मुंह रोने जैसा हो गया और वह अपना फोन जेब में डालते हुए बोला, मर गया, अब तो यह अंश का बच्चा मुझे छोड़ेगा नहीं। ओजस ने उसे देखा और कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? रोनित ने सर हिलाया और कहा, नीयू घर चली गई है, चलो अब तुम भी जाओ अपने घर, मैं भी जा रहा हूँ। इतना कहकर रोनित वहां चला गया। ओजस ने उसे जाते हुए देखा और खुद से बोला, निश भाई ठीक तो होंगे ना? लेकिन उन्होंने बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने मन में ये सब सोचते हुए वहां से चला गया। अगली सुबह का वक्त था और चारों तरफ हंगामा मचा हुआ था। पूरे एशिया न्यूज़ चैनल को देख रही थी। सबके न्यूज़ चैनल पर इस वक्त एक ही न्यूज़ दिखाई जा रही थी, जिससे पूरा ऐसा हिल चुका था। क्या थी वो न्यूज़? क्या उस लड़की ने कुछ किया है या बात कुछ और है? अगली सुबह का वक्त था और चारों तरफ हंगामा मचा हुआ था। पूरे एशिया न्यूज़ चैनल को देख रही थी। सबके न्यूज़ चैनल पर इस वक्त एक ही न्यूज़ दिखाई जा रही थी, जिससे पूरा एशिया हिल चुका था। न्यूज़ एंकर बस एक ही न्यूज़ बता रहा था, एशिया का नंबर 1 बिजनेस टाइकून आहान मल्होत्रा का हुआ बहुत बुरा एक्सीडेंट। सूत्रों से पता चला है, आहान मल्होत्रा इस वक्त बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में है और शायद वो कोमा में भी जा सकते हैं। क्या आहान मल्होत्रा के इस मेजर एक्सीडेंट के बाद हिलेगी देश की इकोनॉमी? जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल। न्यूयॉर्क शर्मा हाउस, यतीश जी और राखी जी हॉल में बैठकर न्यूज़ देख रहे थे। वह भी यह न्यूज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। कुछ भी हो जाए, अब आहान उनका दामाद था, उसकी ज़िंदगी उनकी बेटी से जुड़ी हुई थी। यतीश जी ने राखी जी को देखते हुए कहा, मुझे लगता है अब हमें वहाँ जाना चाहिए। राखी जी ने भी अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ अब समय आ गया है, अब जाना ही पड़ेगा। वैसे भी निश तो गया ही है, हम भी चले जाएंगे।
उनका इतना कहना था कि उन्हें घर के बाहर हेलीकॉप्टर रुकने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर यतीश जी और राखी जी जल्दी से घर से बाहर निकल गए, क्योंकि इस वक्त ना तो वहां पर निशांत था ना ही लक्ष्य। फिर हेलीकॉप्टर लेकर उनके घर पर कौन आ गया था? वो दोनों तेज कदम लेकर घर के बाहर चले गए। तभी हेलीकॉप्टर में से निशांत बाहर निकला, जिससे मुंह पर लगा खून सूख चुका था और आधा सूजा हुआ था। उसे ऐसे देख राखी जी और यतीश जी एकदम से हैरान रह गए। निशांत गुस्से से आगे आया और उनके सामने खड़ा होते हुए बोला, देखिए आपके दामाद ने मेरा कितने अच्छी तरह से वेलकम किया है। निशांत की बात सुनकर यतीश जी एकदम से हैरान रह गए। वहीं राखी जी ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। तभी लक्ष्य उसके पीछे से आते हुए जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख तीनों भी हैरानी से उसे देखने लगे, जिसे देख लक्ष्य अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, आंटी इसने पीटने जैसा काम किया है तो क्यों नहीं पिटेगा? आप ही बताओ, यह क्या कांड करके आया है, पता है आपको? लक्ष्य की बात सुनकर यतीश जी ने घूरकर निशांत को देखा और लक्ष्य से बोले, क्या किया इसने? लक्ष्य ने उन्हें देखते हुए कहा, बहुत बड़ा कांड करके आया है ये। इतना कहकर उसने सब कुछ बता दिया जो निधि और नियति के साथ निशांत ने किया था। सब सुनने के बाद राखी जी ने गुस्से से निशांत को देखा। वही यतीश जी ने उसे देखते हुए कहा, बस इसे इतना ही पीटा और ज्यादा पीटना चाहिए था। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता नीश, तुम्हें मैंने कितना समझाया था, वहां जाकर कोई भी ऐसी हरकत मत करना, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अपनी बहन का सुहाग उजाड़ने पर तुले हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या करके आए हो? निशांत ने गुस्से से उन्हें देखा और कहा, आपको भी ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत करके आया हूँ? मैंने क्या गलत किया पापा? मैंने उसे सब सच्चाई बताई है, मैंने कुछ नहीं गलत किया। लक्ष्य उसे घूरते हुए बोला, आहान ने उसे सब कुछ बता दिया था तो ये बात क्यों छुपाई थी? उसके एग्जाम थे, तुम्हारे कारण आज वो फाइनल एग्जाम नहीं दे पाई है। तुम्हें पता भी है तुम्हें उसकी पढ़ाई का कितना नुकसान किया है? निशांत ने सबको घूर कर देखा और कहा, तुम सब लोग भी उसके ही चमचे हो, मेरा तो कोई किसी को ख्याल ही नहीं। इतना कहकर निशांत वहां से अपने कमरे में चला गया। उसे जाता देख लक्ष्य ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, कैसा आदमी है, इसे समझ क्यों नहीं आता कि कितना गलत कर रहा है? इतनी अच्छी इमेज है इसकी, क्यों बिगाड़ रहा है? मैं तो इस लड़के से परेशान हो गया हूँ अंकल, इसे कुछ समझाइए, कुछ समझने को तैयारी नहीं है। यतीश जी ने अपना सर हिलाया और कहा, तुम जाओ, घर में देखता हूँ उसे। इतना कहकर वो कमरे में चले गए। देहरादून, मल्होत्रा मेंशन। परी आर्या के साथ हॉल में टहल रही थी। ईशा उसके पास बैठी हुई थी। तभी घर में आदित्य आ गया और परी को देखते हुए बोला, सो रही है प्रिंसेस? परी ने आर्या को देखा और कहा, नहीं लेकिन सो जाएगी। तभी नैना जी कमरे से बाहर आते हुए बोली, प्रिंसेस को मेरे पास दे दो परी, और तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो, और ईशा तुम भी जाओ, सो जाओ। ईशा ने अपना सर हिलाया और अंश के कमरे में चली गई। वो आदित्य और परी अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद नैना जी और कुलदीप जी हॉल में बैठकर आर्या के साथ खेलने लगे। आदित्य का कमरे में आते ही आदित्य ने कमरे का दरवाजा लॉक किया और परी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपना सर टिकाते हुए बोला, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? परी ने आदित्य के ऐसे गले लगाने से सुकून से अपनी आंखें बंद की और उसके दोनों हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोली, आहान भाई ठीक तो है ना? आदित्य ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, हाँ वो ठीक है, अब तुम उसकी छोड़ो, मेरे बारे में सोचो, कितने महीने इंतजार किया है मैंने, अब तो मत तड़पाओ मुझे। आदित्य की बात सुनकर परी बुरी तरीके से शर्मा गई और शर्माते हुए बोली, प्रिंसेस अभी छोटी है और फिर अब दिन में। आदित्य ने उसे दरवाजे से लगा दिया और उसके सामने खड़ा होते हुए बोला, वो माँ के पास है ना, अब तो सोने के बाद जल्दी उठेगी नहीं? परी उसके सामने अपना सर झुकाकर खड़ी थी। आदित्य की बात सुनकर उसके सामने उनकी वो रात आ रही थी जब वो दोनों एक दूसरे के हुए थे और अब वो दोनों पति पत्नी थे। उनके रिश्ते में कोई करवाहट नहीं थी, था तो बस प्यार और उनकी प्यारी सी प्रिंसेस। आदित्य ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसके आंखों में देखने लगा। परी ने जब उसकी इंटेंस आंखों की तपिश अपने चेहरे पर पाई, उसने अपना चेहरा उसके सीने पर टिका दिया, जिसे देख आदित्य ने गहरी सांस ली और बोला, मेरा इंतजार करना, मैं अभी आया। इतना कहकर आदित्य बाथरूम में चला गया। वही उसके जाते ही परी ने अपने सीने पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, आजकल ये बहुत ज्यादा बोल्ड होते जा रहे हैं, हे भगवान, अब तो मुझसे भी ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। इतना कहकर परी शर्माने लगी। परी जाकर बेड पर बैठ गई। पूरी रात अच्छे से नींद न लेने के कारण उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। थोड़ी देर बाद आदित्य जब बाथरूम से बाहर आया तो परी को ऐसे देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह उसके पास जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही परी ने अपनी आंखें खोली और अपना सर उसके सीने पर रखते हुए बोली, बहुत नींद आ रही है। उसकी बात सुनकर आदित्य बोला, हाँ तुम अभी नींद पूरी करो क्योंकि आज रात में तुम्हें सोने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर परी बहुत ज्यादा शर्मा गई और बोली, आप बार बार यही बात मत करें, मुझे बहुत ज्यादा शर्मा रही हैं। आदित्य ने उसकी ठुड्डी को पकड़ा और कहा, अब इसमें शर्माने जैसी कौन सी बात आ गई, अब तो तुम इन सब की आदत डाल दो। आदित्य की बात सुनकर परी ने अपना चेहरा उठाकर उसे देखा और फिर उसके आंखों में देखते हुए बोली, देखा, आप फिर से वही बात कह रहे हैं। आदित्य ने उसकी बात सुनकर उसे बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, तुम तो मुझे अभी से बेईमानी करने के लिए मजबूर कर रहे हो परी, क्या कहती हो जाए मेरा मन बेईमान? उसकी बात सुनकर परी ने अपने दोनों बाहों को उसके गले में डाल दिया और फिर उसके आंखों में देखते हुए बोली, अगर आप इतना ही बेईमानी पर उतर रहे हैं तो हम क्यों भी पीछे हट जाए। उसकी बात सुनकर आदित्य की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने झट से परी के होठों पर अपने होंठ रख दिए। उन दोनों की किस काफी ज्यादा इंटेंस हो गई थी और वह बिना रुके एक दूसरे को किस कर रहे थे।
जब परी की सांस उखड़ने लगी तब जाकर आदित्य ने उसे छोड़ दिया और फिर अपना चेहरा उसके गले में डाल दिया। वो दोनों और आगे बढ़ते के तभी उनके कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया, जिसे सुनकर परी ने जल्दी से आदित्य को अपने ऊपर से हटा दिया और अपने कपड़े ठीक करने लगी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वही आदित्य ने कसकर अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर उमड़ते जज्बातों को कंट्रोल करते हुए दरवाजे की तरफ चला गया। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने नैना जी हाथों में आर्या को लेकर खड़ी थी, जिसे देख आदित्य ने अपना सर हिलाया और नैना जी के हाथ से उसे लेते हुए बोला, क्या हुआ माँ? नैना जी ने उसे देखा और कहा, ये बहुत ज्यादा रो रही है, शायद भूख लगी होगी। निशांत ने उन्हें हाँ में जवाब दिया और कहा, ठीक है माँ, इसे मैं परी को दे देता हूँ। इतना कहकर वो परी की तरफ चला गया। नैना जी ने उसे देखा और फिर वो अपने कमरे में चली गई। रोनित का घर। रोनित इस वक्त आराम से सो रहा था, क्योंकि वह भी कल रात से परेशान था और अब वह गहरी नींद में सो रहा था। उसे सोए हुए कुछ घंटे हुए थे, तब उसका फोन रिंग हुआ, जिससे परेशान होकर उसने फोन उठा लिया और कान पर लगा दिया। तो दूसरी तरफ से उसे एक आवाज आई, हेलो मिस्टर अनेजा, मैं मिस तिवारी का पा बोल रहा हूँ। हमने आपके साथ मीटिंग फिक्स की थी, लेकिन हमें कोई भी जवाब नहीं मिला है। क्या आप ये डील करना नहीं चाहते? रोनित उसकी बात सुनकर अपनी जगह से उठते हुए बोला, सॉरी मिस्टर अंकुश, लेकिन इस वक्त हम कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करने वाले हैं। सभी मीटिंग एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दी गई है, इसलिए जो भी होगा सब एक हफ्ते बाद ही होगा। रोनित की बात सुनकर अंकुश बोला, लेकिन मिस्टर अनेजा, ये तो गलत बात है। आपने कहा था कि आज हमारी मीटिंग होगी, फिर ऐसे अचानक मीटिंग का पोस्टपोन होना, हमारे भी बाकी काम रुक जाएंगे। उसकी बात सुनकर रोनित ने अपने माथे को रब किया और बोला, ठीक है, मैं कुछ देर बाद आपसे कांटेक्ट करता हूँ। इतना कहकर रोनित ने फोन रख दिया। वो जल्दी से अपनी जगह से उठ गया और फिर बाथरूम में जाकर रेडी हो गया। उसने अपनी गाड़ी की चाबी ली और सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गया। जब वो अस्पताल पहुंचा तो अंश पहले से ही बाहर खड़ा था। उसने जाकर सारी बातें अंश को बता दी, क्योंकि अब तो अहान बेहोश था और इस वक्त मीटिंग अटेंड करना किसी के भी हाथ में नहीं था, क्योंकि यह मीटिंग सिर्फ सीईओ के साथ ही फिक्स की गई थी। अंश ने कुछ सोचा और रोनित को भी सारी बातें बता दी, जिसे सुनने के बाद रोनित ने अपना सर हिलाया और कहा, पर लेकिन अब मीटिंग का क्या करें? अंश ने टेढ़ी स्माइल की और फिर बोला, तुम यहीं रुको। इतना कहकर उसने अहान के सीक्रेट फोन पर फोन कर दिया। दूसरी तरफ अहान निधि के पास बेड पर लेटा हुआ था। निधि अभी सो रही थी। अंश का फोन आता देख अहान ने जल्दी से फोन पिक कर दिया और कान पर लगा दिया। फिर दूसरी तरफ से अहान ने अंश की सारी बात सुनी और फिर निधि को देखते हुए एक डेविल स्माइल के साथ बोला, मीटिंग फिक्स करो, मीटिंग आज ही होगी। तो क्या सोच रहा है अहान? क्या जाएगा अहान मीटिंग अटेंड करने? और कौन है यह मिस तिवारी? क्या